नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें जो है आपका 11 प्रैक्टिस सेट कवर हो चुके हैं। आज आपका 12वां प्रैक्टिस सेट है, तो इसे हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट अगर आप न कवर किए हो तो उसे जाकर जरूर कवर कीजिएगा, बहुत सारा बेनिफिट इससे आपको मिलने वाला है। चलिए देर न करते हुए 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, घोड़े की हड्डियां हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है आपका सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। कहाँ से? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। सुरकोटड़ा जो है आपका गुजरात में स्थित एक स्थल है। यहाँ से जो है मनके भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा नया व्रत जोड़ा था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्होंने जो है आपका ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। और यह जो है महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश ने कुल 137 वर्षों तक शासन किया था। इसका अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो यह बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को जीतने का प्रयत्न सबसे पहले किया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सबसे पहले प्रयास किया था दिल्ली को जीतने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने जो है 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था छत्रपति शिवाजी ने, और जो है रायगढ़ के किले में करवाया था। और इनका राज्याभिषेक जो है बनारस के एक विद्वान थे जिनका नाम था गंगा भट्ट, इन्होंने किया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसको हराया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने जो है फ्रांसीसियों को हराया था। इसके साथ ही जो है फ्रांसीसियों का एकदम भारत से खात्मा हो गया था, जो कि बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और यह नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, वायसराय की काड़कड़ी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। इन्होंने जो है 1920 में बिहार और उड़ीसा का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था इनको। ध्यान से आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है एडोल्फ हिटलर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि। ऑप्शन यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। और यह क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में जो है स्पेशली रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसमें जो है चीन में यह नदी प्रभावित होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका जो है नील नदी है, जो कि 6695 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन, लातविया की राजधानी निम्न में से कौन सी है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लातविया की राजधानी जो है रीगा है। ऑप्शन यहाँ से बी से क्या है? रीगा है। इसकी राजधानी रीगा है।
इसके जो है प्रधानमंत्री के बारे में अगर पूछे तो जो है किजसिन कारी इसके प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा भी पूछ लिया जाए तो आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ की मुद्रा जो है यूरो यहाँ चलता है। ऑप्शन में काबुल दिया गया है, तो काबुल जो है आपका अफगानिस्तान की राजधानी है और जो है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कास्टरीज दिया गया है, तो यह जो है सेंट लुइस लूसिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, इसलिए जो है फेमस है जादू घोड़ा। यह जो है झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में स्थित है और इसे जो है 1987 में परिचालन आरंभ किया गया और भारत की पहली यूरेनियम खदान यहीं पर खोली गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 17 जो है व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। नागालैंड ऑप्शन में दिया गया तो नागालैंड का जनसंख्या घनत्व जो है 119 व्यक्ति है। सिक्किम दिया गया तो सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 है। असम दिया गया तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 398 है। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मणिपुर को जो है भारत का गहना कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे भारत का गहना कहा जाता है। अब मणिपुर आ गया है तो इसके बारे में सारे जो है फैक्ट देख लेते हैं। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी हो गई आपकी इम्फाल और राज्यसभा में यहाँ पर 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। राजकीय पशु यहाँ का जो है संगाई है। राजकीय वृक्ष यहाँ का आपका तून है। राजकीय फूल की अगर बात करें तो सियाय लिली है। राजकीय पक्षी आपका तीतर है यहाँ का और इसका गठन जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और एक क्वेश्चन जो सबसे फेमस यहाँ पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यहीं पर है आपका, कहाँ जो है आपका मणिपुर में। क्या नाम होगा? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय एन बीरेन सिंह है और वर्तमान में राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कई क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित करता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। निर्यात को प्रोत्साहित करना जो है अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी सही हो जाएगा। भारतीय रुपये की अगर हम बात करें तो भारतीय रुपये का अवमूल्यन 4 बार किया गया है अब तक। पहली बार किया गया था 1949 में, दूसरी बार किया गया था 1966 में, तीसरी बार किया गया था 1991 में और जो है चौथी बार भी आपका 1991 में ही हुआ था, दूसरे चरण। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है 1949 में पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा 1949 में। और यह जो है 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था और इसे वर्ष 1956 में जो है जम्मू कश्मीर भी लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ट्रांसफॉर्म इंडिया। ऑप्शन यहाँ से आपका सी से होगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है राजस्थान ने सबसे पहले अपनाया था नीति आयोग, माफ कीजिएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के जो है नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुतियों पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो है 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं, यानी कुल जो है इस समय 34 न्यायाधीश होते हैं जो है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन अगले पेज पे देखते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 23 है। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को यह दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा 249 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है यानी बुलाई जाती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। आर्टिकल जो है 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से, बिहार जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ दिया गया है आपका, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, फ्यूज है। फ्यूज का वायर आप लोग लगाते हैं ना, तो वही है आपका ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गति क्या होती है यदि उसका वेग स्थिर है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक समान वेग रहेगी। अगर जो है उसका वेग स्थिर है तो उसकी गति एक समान रहेगी। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सीलिंग फैन के ब्लेड की गति, ठीक है ना, और गति से सीधा सड़क पर चलता हुई कार में ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस क्या है? सही जवाब है लाफिंग गैस जो है आपका N2O होता है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो बताइए कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से जो है आपको रतौंधी रोग होता है। इस रोग के रोगी को जो है उजाले से अंधेरे में आने पर प्रकाश दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1 की अगर हम बात करें, देखिए विटामिन बी भी दिया गया है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से जो है एनीमिया रंग होता है और जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। विटामिन B3 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन सी ऑप्शन में दिया गया, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें जो है मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है और दांतों का टूटना आदि समस्याएं होती रहती हैं। और विटामिन डी ऑप्शन में दिया गया, तो इसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। इसे जो है सूखा रोग भी बोलते हैं। इसमें हड्डियां कमजोर व पतली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पर, फूलों की खेती को जो है फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बिल्कुल सही है। फलों की खेती को जो है आपका एग्रोनॉमी कहते हैं।
माफ कीजिएगा फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। मधुमक्खी पालन को जो है आपका क्या बोलते हैं, यह जो है आपका सेरीकल्चर न होकर करके यह जो है आपका मधुमक्खी पालन को जो है पीसी माफ कीजिएगा अभी देखते हैं फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ से आप लोग सही होगा, तो आपका सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेरीकल्चर जो है आपका रेशम के कीट पालन से संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। यही बात करते हैं मधुमक्खी पालन को, तो इसे हम लोग जो है एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। यही कुछ और बार बार जो है कल्चर पूछे जाते हैं, तो पुष्पों के अध्ययन को जो है एंथ्रोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कवकों के अध्ययन के बारे में पूछा जाता है बार बार, तो इसे जो है माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन के बारे में पूछा जाता है, तो इसे जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैथ को हम लोग स्किप करते हैं, पीडीएफ में आपका पूरा मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग मैथ भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आपके जो है हिंदी के सेक्शन पर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया गौधन चरित की संधि विच्छेद क्या है, संधि क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गौचरित होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा 36 क्वेश्चन का सही जवाब। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडे का शहजादा इसका अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी जिसके पास कोई भी अनुभव न हो। जय भारत के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, मैथिली शरण गुप्त हैं जय भारत के रचनाकार। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, मैथिली शरण गुप्त। यही महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया गया है, तो इनकी रचनाओं में आपका जो है रंजन है, नाट्य शास्त्र है, ये सब आ जाता है। बाल मुकुंद गुप्त दिया गया, तो इनका जो है सबसे फेमस रचना जो है शिव शंभू का चिट्ठा है। श्रीधर पाठक की अगर हम बात करें तो भारत गीत इनका जो है मुख्य रचना है। गुणवंत, हेमंत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगले पेज पर आएंगे, 40 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, व्यास शब्द का विलोम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यास शब्द का विलोम जो है आपका समास होता है। क्या होता है? समास होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्यास मतलब क्या होता है? व्यास मतलब होता है आपका जो है फैलाना। समास मतलब होता है संक्षेप करना। करंट अफेयर के सेक्शन से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक किस देश के साथ किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या महिला ओपन गोल्फ 2023 का खिताब जीता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है अदिति अशोक ने जीता है। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, किसने जीता है? अदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के किस देश ने मासिक धर्म अवकाश देने वाला कानून पारित किया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन ने ऐसा किया। किसने किया है? स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो है भारत का 126वां स्थान है। हर बार भारत की स्थिति अच्छी नहीं रही है, तो इस बार भी वही हुआ है, 126वां स्थान भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब के लिए आप लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन, 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है एंजेला मार्केल को दिया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी की
किस जयंती का आयोजन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, इनकी जो है 393वीं जयंती का जो है आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में किया है। कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह दिल्ली में हुआ है आदि महोत्सव का शुभारंभ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ से स्टैटिक जीके पर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर में यही सेक्शन है। यहाँ से आप लोगों ने अगर नंबर कवर कर लिया तो जान लीजिए आपके नंबर अच्छे आने से कोई रोक नहीं सकता। 61 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी का संबंध जो है बिलियर्ड्स से है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। यह जो है महाराष्ट्र के पुणे से है। इनका अन्य नाम पूछा जाए तो प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता, और इन्होंने जो है 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीता है स्नूकर का। एक क्वेश्चन और इनके बारे में पूछा जाता है कि विश्व के जो है एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्होंने स्नूकर के लॉन्ग तथा शॉर्ट दोनों फॉर्मेट में मेडल जीते हैं? तो ये आपके जो है पंकज आडवाणी जी हैं। इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, और राजीव गांधी खेल रत्न जी से जो है अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया, ये भी आपका मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घूमर जो है आपका बिहार में नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा, यह है आपका गलत सुमेलित है, क्योंकि घूमर जो है राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। गिद्दा पंजाब में होता ही है, वांचो और अरुणाचल प्रदेश में होता है, बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया की राजधानी जो है इरवान है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, क्या इरवान यहाँ की राजधानी है। यह जो है एक यूरोपीय देश है। यही जो है टोक्यो दिया गया है, तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। पेरिस दिया गया तो पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। वेनिस की अगर बात करें तो यह इटली का जो है एक प्रसिद्ध शहर है, न कि राजधानी। और इटली की राजधानी की अगर हम बात करें तो आपकी रोम है इटली की राजधानी। अगला प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है श्रीनिवास रामानुजन की जो है यह जीवनी है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंध है? तो अमीर खुसरो जो है आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सितार और तबला के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। इन्हें जो है तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के निदेशक भी थे, इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है गोलकुंडा किला। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। और जो है गोलकुंडा की अगर हम बात करें तो यह कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी उस समय। अगला प्रश्न,
कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा यह जो है कोलंबिया में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। कहाँ पर स्थित है? कोलंबिया में है आपका स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी। इसकी थीम थी आपका रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ इसका जो है थीम थी। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश से किस जिले में स्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। यह जो है कानपुर देहात में स्थित है। कानपुर यह देहात में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे जो है ब्रह्मवर्त घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ पर यह स्थित है। अब जो है हम लोग आते हैं गद्यांश पर। गद्यांश को पढ़ के इसके आंसर देंगे, तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके गद्यांश को जरूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। दिया गया है आपका, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोग की स्थिति मुंह आगे देखते हैं स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। यह जो है आपका गद्यांश है। इस पर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं? दिया गया है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो है हम खुलकर उपयोग करते हैं, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या है? या इसका अर्थ किस वाक्य से पता चलता है? सही जवाब है ऑप्शन बी। मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पाखंड और दिखावे को जो है अभिन्न अंग बना लिया है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अब जो है एक और गद्यांश दिया गया है 76 से 80 तक। इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा गद्यांश है तो हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं और इसके आंसर देंगे। आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है। अब आगे देखेंगे। गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और विदेशों में इसके सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चल जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप, सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहीं की जिंदगी और वहाँ की
तथाकथित सभ्यता में इतने रस बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों, सगे संबंधी और अपने भारतीय मित्रों, माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में 1-2 बार, इसके बाद क्रमशः धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहने ही क्या है। कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर के यही हाल है। इनमें उन बच्चों का उतना भी दोष नहीं है और न विदेश भेजने वाले अभिभावक की है। कदाचित उतने दोषी हैं। शायद उनके संस्कारों में ही कोई कमी रह गई हो। पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ न रखने वाले ज्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर उसके बाद वापस स्वदेश लौट आते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर बसना नहीं चाहते हैं। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं और अपनी पुराने जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा वे माँ बाप किसी से नहीं करते हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जग हंसाई की डर के साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों में अकेले ही झेलते बच्चे के वियोग में ही अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। यह जो है आपका गद्यांश है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, आजकल के पढ़े लिखे नवयुवक विदेशों में क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो है वह विदेशों में जाते हैं। आते हैं अगले पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशों में जा बसने बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन डी, वह जग हंसाई से बचने के लिए इसकी चर्चा किसी से नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, अपने पुराने जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन दोषी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, दोनों पीढ़ियों के अंतराल दोषी हैं। अगला प्रश्न, इस प्रकार के व्यवहार से हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसा कौन से व्यवहार की ओर संकेत करते हैं जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बच्चों के परिवार सदस्यों यानी पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशों में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधूरे संस्कार की वजह से ये सब होता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर कर लिया है। डीआई के लिए भी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डीआई को भी कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।